कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को आपकी समता दीदी का नमस्कार। भाई हमें मालूम है कि हमारे सभी विद्यार्थी जो है ना वो भाई इंतजार करते हैं कि कब शिक्षा वाणी कार्यक्रम आएगा और ढेर सारी जानकारियां लेकर आएगा। हमारे जो अध्यापक है ना वो बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। और चलो बता दें आज हमारे पिटारे में क्या क्या है। आज सबसे पहले हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं वो सुनेंगे मीना की कहानी। भाई मुझे पता है आप सभी को बहुत अच्छी लगती है, अरे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज जो कहानी सुनेंगे ना मीना की कहानी में वो होगी भाग सुनीता भाग। बहुत मजा आने वाला है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं हमारे वह भी तैयार हो जाएं। विषय रहेगा गणित, पाठ 2 रहेगा भिन्न एवं दशमलव। प्यारे बच्चों, और इसमें जो हमारी अध्यापिका रहेंगी वो होंगी डॉक्टर वर्तिका गुलाटी, जो बहुत आसान तरीके से आपको गणित सिखाने वाली हैं। की समीक्षा की है महेश बाबू शर्मा जी ने। और उसके बाद हमारे जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वह भी तैयार हो जाएं, क्योंकि आज विषय राजनीति विज्ञान से पाठ 1 संविधान क्या और कैसे, इस पर जानकारी देने आ रहे हैं अध्यापक रमेश चंद्र कुमावत जी। इसकी जो समीक्षा की है वो की है विजय श्री कंवर जी ने। भाई बहुत कुछ है ना। पर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मीना की कहानी की ओर। और हमारा विषय है मीना की कहानी का भाग सुनीता भाग। चले सुने हम सभी मिलकर। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो भाओ, ये सबका जीना चतुर सबक है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से मीना के स्कूल चलते हैं। वो देखो मीना की बहन जी सब बच्चों से कुछ कह रही हैं। बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल और सीतापुर के स्कूल के बीच खेल कूद की प्रतियोगिता होने वाली है। बस 1 हफ्ता रह गया है प्रतियोगिता में। तुम सबकी तैयारियां ठीक चल रही है ना? जी बहन जी। शाबाश। बहन जी। हाँ दीपू। बहन जी, सुमित किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले रहा। क्यों सुमित? वो बहन जी, मुझे स्कूल की छुट्टी के बाद अपने बाबा के साथ खेत में हाथ बटाना पड़ता है, इसलिए समय ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन तुम्हें किसी एक खेल में तो हिस्सा लेना चाहिए सुमित। अपने बाबा से पूछना, ठीक है? जी बहन जी। बहन जी, इस बार तो हमारा स्कूल ही जीतेगा। हमारा स्कूल ही जीतेगा। हारने का मौसम बीतेगा। जीत तो हम पिछले साल भी जाते सुमित, अगर उस आखिरी दौड़ में सीतापुर के उस राहुल ने अपने पाशा भैया को ना हराया होता तो, है ना बहन जी? हाँ दीपू। बहन जी, आप देखना इस बार हमारा स्कूल ही जीतेगा, क्योंकि पाशा भैया ने इस बार तेज भागने की बहुत तैयारी की है। क्या हुआ बहन जी, आप इतनी परेशान? मीना, पाशा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। क्यों बहन जी? पाशा को बहुत तेज बुखार हो गया है। नर्स बहन जी ने उसे 10-15 दिन आराम करने की सलाह दी है। हाँ, काश हमारे पास पाशा की तरह तेज भागने वाला कोई और होता। स्कूल की छुट्टी के बाद बहन जी मीना और सुमित के साथ सड़क की तरफ बढ़ी। आज बहन जी को साथ वाले गांव जो जाना है। अरे ये क्या, बहन जी की बस तो छूटने वाली है। अरे रोको, अभी बस नहीं चलाना, मुझे भी जाना है। अरे रोको। ओफो, कितनी दूर खड़ी है बस, मेरी तो आवाज भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। बस तो चलने वाली है बहन जी। आप चिंता मत कीजिए बहन जी,
मैं आपकी बस छूटने नहीं दूंगा। लेकिन सुमित, मैं अभी भाग के उस बस के ड्राइवर को रुकने के लिए कहता हूँ। अरे सुमित तो बिजली की तेजी से भाग के बस तक पहुंच गया और उसने जोर से बस के ड्राइवर से कहा, अभी बस मत चलाना ड्राइवर भैया। क्यों भाई, बस क्यों न चलाऊं? ड्राइवर भैया, हमारी बहन जी ने इसी बस में जाना है, जल्दी आइए बहन जी। आ रही हूँ सुमित। शाबाश सुमित, तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो। बहन जी, अपना सुमित तो पाशा भैया से भी तेज दौड़ता है। हाँ मीना। सुमित, मेरी बात मानो, इस बार प्रतियोगिता में पाशा की जगह तुम हिस्सा लो। मैं? लेकिन बहन जी। जल्दी चढ़ो जिसने चढ़ना है, वरना मैं बस चला दूंगा। एक मिनट ड्राइवर साहब, मेरी बात ध्यान से सोचना सुमित। अगर तुम चाहो तो इस साल अपने स्कूल को जिता सकते हो। और अगले दिन स्कूल में बच्चों, तुम सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल प्रतियोगिता की आखिरी दौड़ में सुमित दौड़ेगा। सब बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन सुमित कुछ सोच के परेशान था। अपनी मीना समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है और स्कूल की छुट्टी के बाद उसने सुमित से बात की। क्या बात है सुमित, तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो? हैरान क्यों हो? मीना, मैंने बहन जी को हाँ तो कह दिया है, लेकिन मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता। क्यों सुमित? जब मेरे अपने माँ और बाबा ही मुझे देखने नहीं आएंगे तो फिर हिस्सा लेने का क्या फायदा। लेकिन तुम्हारे माँ और बाबा क्यों नहीं आएंगे सुमित? जब भी उन्हें स्कूल आने के लिए बोलता हूँ, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे तुम्हारे स्कूल आके। अब मैं चलता हूँ मीना, मुझे खेत में काम करने जाना है। ये तो चला गया। मुझे ही कुछ करना होगा। अरे मीना तो अपने प्यारे तोते मिट्ठू के साथ सीधे सुमित के घर पहुंच गई। चाची जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कैसे आना हुआ मीना बेटी? चाची जी, इस बार खेल कूद की प्रतियोगिता में हमारे स्कूल को बस सुमित ही जिता सकता है। सुमित? वो कैसे मीना? चाचा जी, सुमित बहुत तेज दौड़ता है। सबको पीछे छोड़ता है। हाँ भाई, तेज तो खूब दौड़ता है अपना सुमित। चाचा जी, चाची जी, सुमित प्रतियोगिता की आखिरी दौड़ में हिस्सा ले रहा है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाचा जी, सुमित चाहता है कि। क्या चाहता है? वो चाहता है कि अगर आप दोनों प्रतियोगिता के दिन स्कूल में आए तो उसे अच्छा लगेगा। मीना बेटी, हम स्कूल आकर क्या करेंगे? लेकिन चाचा जी। मीना, ठीक कह रहे हैं सुमित के बाबा। बेकार में अपना समय बर्बाद करने वाली बात है ये तो। चाची जी, मेरे माँ और बाबा भी जब कभी स्कूल आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप दोनों वहाँ आएंगे तो सुमित को भी बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है कि इस बार हमारा स्कूल जीत जाए। नहीं बिटिया, हम क्या करेंगे सुमित के स्कूल जाके? और क्या, स्कूल में भला हमारा क्या काम? हमारा क्या काम? घर में करेंगे आराम। लो भाई, सुमित की माँ और बाबा ने तो मीना को साफ साफ मना कर दिया। और फिर प्रतियोगिता के दिन दोनों स्कूल 40-40 अंक लेकर बराबरी पर हैं। हार और जीत का फैसला करेगी अब ये आखिरी दौड़, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं सीतापुर गांव के स्कूल के राहुल और अपने गांव के सुमित। दोनों खिलाड़ी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और राहुल सुमित से आगे निकल आए। ओहो, बहन जी सुमित तो पीछे रह गया। बहन जी वो देखिए, सुमित के माँ और बाबा। और सुमित के बाबा ने सुमित को जोर से आवाज लगाई। भाग सुमित भाग, भाग और तेज सुमित और तेज, भाग बेटा भाग सुमित। और सुमित ने ये दौड़ जीत ली। शाबाश सुमित, शाबाश। माँ, बाबा, अगर आप ना आते तो मैं शायद
नहीं जीत पाता, लेकिन आप दोनों स्कूल में। मैं बताती हूँ सुमित, मीना के कहने पर मैंने तुम्हारी माँ और बाबा से यहाँ आने का निवेदन किया था। हाँ सुमित, बहन जी ने ही हमें समझाया कि माँ बाप के स्कूल आने से बच्चे में आत्मविश्वास और हौसला बढ़ता है। भाई साहब, बहन जी, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ आके अपने सुमित का हौसला बढ़ाया। उसे जिताया। धन्यवाद तो हम आपको और मीना को करना चाहते हैं बहन जी। भाई वाह, मजा आ गया। मैंने कहा था ना कि सचमुच बहुत चतुर और चपल है अपनी मीना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। ना ही कोई कीमत लगती, ना ही कोई लागत। हर बच्चे के माता पिता का स्कूल में होता स्वागत। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। अरे देखो मीना राजू कितने खुश हो जाते हैं, उनके अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। अपनी पूरी क्लास से फिर वो उन्हें मिलाते हैं, उनके अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। फिर मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आए, देखो मैं और राजू दोनों खुश हो जाए। जैसे ही अम्मा बाबा स्कूल में आए, फिर हम दोनों सारी दुनिया भूल जाते हैं। मेरे अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। माँ बाबा दोनों हमको तो खूब पढ़ाते, दोनों मिलके साथ में हमको खेल खिलाते। टीचर जी जब उन्हें बुलाते स्कूल वो आते, कभी कभी झूलों पे, कभी कभी वो झूले पर भी झूल जाते हैं। मेरे अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। और देखो मीना राजू कितने खुश हो जाते हैं, उनके अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। सभी दोस्तों से अपने वो उन्हें मिलाते हैं, उनके अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। देखो मीना राजू कितने खुश हो जाते हैं, उनके अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। सभी दोस्तों से अपने वो उन्हें मिलाते हैं, उनके अम्मा पापा जब भी स्कूल में आते हैं। गाना सुन के मजा आया ना? तो चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे खाली स्थान भरो। शाबाश, मैं तुम्हें एक वाक्य बताऊंगी जिसमें एक खाली स्थान होगा और तुम्हें उस खाली स्थान को भरना है। तो भरो ये खाली स्थान। जय जवान जय इंसान। नहीं दीपू, चलो चलो जल्दी बताओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बिल्कुल सही जवाब मीना। और ये शब्द किसने कहे थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हाँ, और श्री लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। शाबाश कृष्णा। चलो अब बताओ कि श्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी में क्या समानता थी? दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। बिल्कुल सही मीना। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब
जो हमारे कक्षा 7 के विद्यार्थी है ना, अपनी कॉपी पेंसिल लें और जल्दी से तैयार हो जाएं। आज विषय गणित से पाठ 2 भिन्न एवं दशमलव पर जानकारी देने आ रही हैं हमारी अध्यापिका डॉक्टर वर्तिका गुलाटी जी। तो बच्चों हो जाओ तैयार। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बहुत से खेल खेलेंगे, गतिविधियाँ करेंगे, चित्रकारी करेंगे और पढ़ाई, हाँ वह भी करेंगे। भिन्न व दशमलव को सीखेंगे। आप जानते ही हैं कि गणित हमारे आसपास बहुतायत से उपस्थित है और भिन्न संख्याओं के दैनिक जीवन में उपयोग से भी आप परिचित हैं। मम्मी आधी रोटी और देना, आज मैंने 1.5 गिलास छाछ पी है। और बेटा से 1 पाव मिर्ची ले आओ। याद आया ना, यह पाव, आधा, 1.5 सभी भिन्न संख्या ही तो हैं। भिन्न संख्या के बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन गणित पढ़ने का नियम जानते हैं ना आप। आगे बढ़ने से पहले पिछले का दोहरान आवश्यक होता है और भिन्न का दोहरान अर्थात गतिविधि। इसके लिए आपको चाहिए कॉपी, स्केल और पेंसिल या पेन, जो कि पहले से ही आपके पास है। अब हम गतिविधि शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में एक आयत बनाइए। अब इसे 4 बराबर भागों में लाइन खींचकर बांट दीजिए। इन 4 भागों में से एक को रंगीन कर दीजिए। पेंसिल से ही थोड़ा गहरा कर दीजिए। अब इस छायांकित भाग की भिन्न संख्या लिखिए। बिल्कुल सही, 1/4। एक और आयत बनाइए और उसे 10 बराबर भागों में बांट दीजिए। इन 10 भागों में से 3 भागों को रंगीन कर दीजिए। इन छायांकित भागों का गणितीय निरूपण, जिसे भिन्न संख्या कहा जाता है, 3/10 होगा। बच्चों यह हमेशा ध्यान रखिए कि भिन्न संख्या की अवधारणा किसी संपूर्ण के बराबर भाग करने पर ही सही परिभाषित की जाती है। भिन्न संख्या में बटा चिन्ह के ऊपर की संख्या को अंश और बटा चिन्ह के नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। उदाहरण के लिए 3/4 में 3 अंश है और 4 हर है। बच्चों अंश और हर के मानों के आधार पर भिन्न संख्या को उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के रूप में परिभाषित करते हैं। उचित यह है कि बड़ी मटकी के ऊपर छोटी मटकी है। इसी तरह भिन्न संख्या में देखें तो बटा चिन्ह के ऊपर वाली संख्या छोटी और बटा चिन्ह के नीचे वाली संख्या बड़ी, अर्थात अंश छोटा और हर बड़ा। जैसे 3/4, 5/8, 2/11 और इसी प्रकार के अन्य उदाहरण। इसके विपरीत यदि अंश बड़ा व हर छोटा हो तो इस प्रकार की भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 11/2, 7/3, 5/2 तथा इसी प्रकार के अन्य उदाहरण। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने की प्रक्रिया के दौरान जो भिन्न प्राप्त होती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न इसलिए क्योंकि उसमें एक भाग संपूर्ण तथा एक भाग भिन्न होता है। उदाहरण के लिए 2 सही 1/3। बच्चों इसके लिए एक मजेदार गतिविधि है, वह भी कर लेते हैं। आपके पास 5 सेब हैं और आप 4 मित्र हैं। अब बताइए आप इन्हें आपस में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? बताइए। बहुत आसान है यह तो, कि एक सेब पूरा ले लेंगे और 5वें सेब के 4 बराबर हिस्से करके उसे आपस में बांट लेंगे। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार इन 5 सेबों को 4 बराबर भागों में बांटने पर हमें प्राप्त होंगे 1 सही 1/4। इसी प्रकार अब आप एक सवाल लिखिए, 7/3। यह अनुचित भिन्न है, हमें इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है। इसके लिए आपको 7 को 3 से भाग लगाना होगा। भाग करने पर आपको भागफल में 2 और 1 शेष फल प्राप्त होगा। अर्थात जब 7 वस्तुओं को 3 बराबर भागों में बांटना होगा तो 2 वस्तुएं तो पूरी हिस्से में आएंगी और 1 वस्तु का 1/3 हिस्सा हिस्से में आएगा और इस प्रकार से बनेगा 2 सही 1/3। इसी प्रकार एक और भिन्न का रूप है जिसे तुल्य भिन्न कहा जाता है। तुल्य भिन्न संख्याएं वे भिन्न संख्याएं होती हैं जिनका मूल मान समान होता है। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4, 3/6 और इसी तरह के अन्य उदाहरण। इन सभी को सरल करने पर 1/2 ही प्राप्त होता है। अब यदि आपको 3/4 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी होगी तब आप क्या करेंगे? तब आप भिन्न संख्या के अंश व हर को किसी एक ही संख्या से गुणा या भाग कर देंगे। इस सवाल में मैं तो 5 से गुणा करती हूँ, अर्थात
3/4 की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए मैंने किया अंश 3 को 5 से गुणा और हर 4 को भी 5 से गुणा। 3 गुणा 5 बटा 4 गुणा 5, इस प्रकार मुझे मिला 15/20। आप भी अपनी पसंद की किसी संख्या से अंश व हर को गुणा करके तुल्य भिन्न ज्ञात कर लीजिए, और गुणा करके ही नहीं, भाग करके भी ज्ञात की जा सकती है। अब वक्त हो चला है खेल का। तैयार हो ना आप? इसके लिए आप अपनी कॉपी में एक आयत बनाइए और उसके 11 बराबर भाग कीजिए। अब इन 11 भागों में से किसी एक में लाल रंग भर दीजिए। अब इस लाल रंग के हिस्से की भिन्न संख्या लिखिए। आपको मिलेगा 1/11। इन्हीं 11 हिस्सों में से किन्हीं 3 हिस्सों को पीले रंग से रंग दीजिए और पीले रंग से रंगीन हिस्सों की भी भिन्न लिख लीजिए। मैं जानती हूँ आप लिखेंगे 3/11। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि यदि हमें इन सभी रंगीन भागों की भिन्न संख्या लिखनी हो तो वह कितनी होगी? बिल्कुल सही, यह होगी 4/11, क्योंकि 4 हिस्से रंगीन हो गए हैं, एक लाल रंग से और 3 पीले रंग से। और इसी गतिविधि को सवाल के रूप में लिख लीजिए। 1/11 प्लस 3/11 बराबर 4/11। इस प्रकार बच्चों, भिन्नों के जोड़ में जब भिन्न संख्याओं के हर समान होते हैं तो केवल अंशों का जोड़ कर लेते हैं। जब ऐसी भिन्न संख्याओं का जोड़ करना हो जिनके हर समान मान के ना हो, तब सवाल हल करने के लिए आपको उनके हर समान बनाने होंगे। इसे हम एक उदाहरण से ही समझते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखिए 2/3 प्लस 4/5। इसमें दोनों ही भिन्न संख्याओं में हर के मान अलग अलग हैं। इस स्थिति में सवालों को हल करने के लिए हमें हर के मान को समान करना होता है, और समान करने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं लिखी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, जिससे हमें यह मालूम चल जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो दोनों हर संख्याओं का निकटतम समान गुणज है। यहाँ हम 3 व 5 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15, अर्थात 2/3 और 4/5 दोनों ही के हर में 15 करना होगा। इसके लिए 3 को 5 से गुणा करेंगे और 5 को 3 से गुणा करेंगे। लेकिन यह भी तो याद है ना कि भिन्न संख्या में गुणा व भाग की संक्रिया अंश व हर दोनों में ही समान रूप से की जाती है। 2/3 के हर में 15 करने के लिए हम इसके अंश व हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे और हमें मिलेगा 10/15, तथा 4/5 के हर में 15 करने के लिए इसके अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे और हमें मिलेगा 12/15। अब हमारे प्रश्न का हमें नया रूप मिला, जिसे आप लिख सकते हैं 2/3 प्लस 4/5 बराबर 10/15 प्लस 12/15। और यह तो आप सीख ही गए हैं कि जब हर समान हो तो केवल अंशों का जोड़ कर लेते हैं। आपके इस सवाल का हल होगा 22/15। है ना मजेदार? सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि भिन्नों का जोड़ करते समय उनके हर समान होने चाहिए, और हरों को समान करने के लिए हमें हर में लिखी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लेना होगा। बच्चों, यही कार्य हम भिन्न को घटाने के सवालों में भी करते हैं। आप इस तरह याद भी रख सकते हैं, भिन्न को जोड़ो या घटाओ, पहले हर को समान बनाओ। भिन्न को जोड़ो या घटाओ, पहले हर को समान बनाओ। बच्चों, भिन्न के जोड़ घटाव के बाद अब हम सीखते हैं कि भिन्नों का आपस में गुणा किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए आप फिर से एक सवाल लिखिए, 3/5 गुणा 2/3। सवाल लिख रहे हैं ना आप? मुझे विश्वास है कि आप साथ के साथ सवाल लिख भी रहे हैं और मेरे दिए गए निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर सवाल दोहरा देती हूँ। आप लिखिए 3/5 गुणा 2/3। अब मालूम है ना यह सवाल कितना आसान है। दोनों भिन्नों के अंशों को अर्थात 3 व 2 को तथा दोनों भिन्नों के हरों को अर्थात 5 व 3 को गुणा कर लीजिए। आपको प्राप्त होगा 3/5 गुणा 2/3 बराबर 6/15।
है ना बहुत आसान। भिन्न संख्याओं का गुणा करते समय आपको अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करना होता है। और यदि एक पूर्ण संख्या का एक भिन्न संख्या से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? हम इसे एक गतिविधि से समझते हैं। आप दो समान माप के आयत बनाइए, दोनों को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, दोनों में ही एक भाग को रंगीन कर दीजिए। दोनों के ही रंगीन भाग की भिन्न संख्या आप लिख ही लेंगे। सही, 1/3 व 1/3। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2 गुणा 1/3 और हमें मिला 2/3। बिल्कुल सही पहचाना। जब किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न संख्या से गुणा करेंगे तो भिन्न के अंश से पूर्ण संख्या से गुणा कर लेंगे। एक सवाल और लिखिए। 2/3 का 4/5 हल कीजिए। अरे क्या सोचने लगे? यही तो मैं बताने वाली हूँ कि यह शब्द का अर्थ ही गुणा है। अतः इस सवाल में भी आपको 2/3 गुणा 4/5 ही ज्ञात करना है। यह आप स्वयं ज्ञात करिएगा। भिन्न संख्याओं के गुणा के बाद अब हम भिन्न संख्याओं में भाग की संक्रिया को समझ लेते हैं। जल्दी से एक सवाल लिखिए। 1/2 भाग 2/3। इसमें आपको 1/2 को 2/3 से भाग लगाना है, अर्थात 1/2 भाज्य और 2/3 भाजक। इस भाग के सवाल में आपको भाजक अर्थात 2/3 का व्युत्क्रम करना होगा, जो कि होगा 3/2। और अब सवाल बहुत आसान। 1/2 भाग 2/3 बराबर 1/2 गुणा 3/2। गुणा? जी हाँ बच्चों, भाग के चिन्ह के स्थान पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा और भाजक का व्युत्क्रम। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1/2 गुणा 3/2 बराबर 3/4। प्यारे बच्चों, अभी हमने भिन्न संख्याओं पर गणितीय संक्रिया सीखी। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं, और वह भी गतिविधियों के माध्यम से ही। शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में एक आयत बनाइए और उसके 10 बराबर भाग कीजिए। अब इसके एक भाग को रंगीन कर दीजिए। इस रंगीन या छायांकित भाग की भिन्न बता सकते हो ना आप? बिल्कुल ठीक, 1/10। बच्चों, इसे दशांश कहते हैं, किसी संपूर्ण का 10वां हिस्सा। इसे 0.1 भी लिखते हैं। अब यदि हम एक आयत को एक इकाई मान लें और हमारे पास 3 आयत हैं, हमने तीनों आयत को 10 बराबर भागों में बांट लिया। इनमें से 23 भागों को रंगीन कर लेते हैं। इस प्रकार आपके पास 2 आयत यानी 2 इकाई तथा तीसरे आयत अर्थात तीसरी इकाई के 10 हिस्सों में से 3 हिस्से रंगीन प्राप्त हुए, अर्थात 2 इकाई व 3 दशांश, जिसे 2.3 लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी एक इकाई के 100 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा रंगीन कर दें, तब इसकी भिन्न संख्या 1/100 होगी और इसे एक शतांश कहते हैं। बच्चों, अब तो आपको पिछली कक्षा में पढ़ी गई दशमलव की पुनरावृत्ति हो गई होगी और दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान भी याद आ गए होंगे। साथ ही यह भी कि दशमलव संख्याओं में दशमलव से बाईं ओर पूर्ण संख्याएं तथा दाईं ओर अंश होते हैं, जिनके स्थानीय मान दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इत्यादि कहे जाते हैं। दशमलव संख्याओं में भी जोड़ और घटाव पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटाव की भांति स्थानीय मान का ध्यान रखते हुए ही किया जाता है, लेकिन दशमलव संख्याओं के गुणा में एक विशेष ध्यान रखना होता है। और यह क्यों होता है, इसे हम एक गतिविधि से समझते हैं। आपको 1/10 का 1/10 ज्ञात करना है, यानी एक इकाई के 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा। आप इस बार एक वर्ग बनाइए। इसे 10 बराबर भागों में खड़ी लाइनें खींचकर बांट दीजिए। यदि इसके एक हिस्से की बात करें तो वह होगा 1 दशांश, और इस 10वें हिस्से को भी 10 बराबर भागों में बांट दीजिए। इसके लिए वर्ग में आड़ी लाइन खींच सकते हैं। आपके पास वर्ग के 100 बराबर हिस्से हैं, जो कि 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा प्राप्त करने की प्रक्रिया में मिला है। अब जब आप 10वें भाग के 10वें भाग को रंगीन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह तो 100 बराबर हिस्सों में से एक है, अर्थात एक शतांश है। इस प्रकार एक दशांश को एक दशांश से गुणा करने पर एक शतांश व एक दशांश को एक शतांश से गुणा करने पर एक सहस्त्रांश प्राप्त होता है, और इसी प्रकार अन्य भी।
इसके लिए कुछ सवाल करते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखिए 2.3 गुणा 1.5। पहले दशमलव की अनदेखी करते हुए इन्हें आपस में गुणा कर लीजिए। हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं कि दशमलव है ही नहीं और 23 को 15 से गुणा करना है। अब आपको उत्तर प्राप्त होगा 345। लेकिन यह तो 23 को 15 से गुणा करने पर आया है, परंतु हमें तो 2.3 गुणा 1.5 करना है। अब हमें 345 में यह देखना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। 2.3 और 1.5 दोनों ही में दशमलव से दाईं ओर एक संख्या है। इस प्रकार पूरे सवाल में दशमलव के दाईं ओर 1 + 1 = 2 संख्याएं हो गई। अतः 345 में इकाई के स्थान से शुरू करते हुए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे और हमें प्राप्त होगा 3.45। इस प्रकार दशमलव संख्याओं को गुणा करते समय सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं। दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव के दाएं ओर की अंकों की संख्या को गिन लेते हैं। गिनी हुई अंकों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं। गुणनफल में सबसे दाईं ओर से अंकों को गिनते हुए दशमलव रखा जाता है। यह गिनती पूर्व में प्राप्त योग के समान होनी चाहिए। एक और उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। 1.2 गुणा 1.45। इसमें पहले इन्हें पूर्ण संख्या की भांति गुणा कर लेंगे। हम यह समझ पा रहे हैं कि 1.2 में दशमलव के दाईं ओर 1 अंक तथा 1.45 में दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं। इस प्रकार कुल 3 अंक हैं। अब गुणनफल में दाईं ओर से गिनते हुए 3 अंकों के बाद दशमलव रखेंगे और इसका उत्तर आप स्वयं ज्ञात करिएगा। मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। आप जानते हैं कि दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करना बहुत ही आसान होता है। मैं आपको इसका एक नियम बताती हूँ, लेकिन एक वादा करिए, इस नियम की जांच आप वास्तविक गुणा करके जरूर करेंगे। नियम यह है, बस दशमलव का स्थान दाईं और उतने ही स्थान से विस्थापित हो जाता है जितने 1 के साथ 0 होते हैं। अर्थात यदि 10 से गुणा करें तो 1 स्थान, 100 से गुणा करें तो 2 स्थान आदि। इसकी जांच आप कीजिएगा। अब हम दशमलव संख्याओं में भाग संक्रिया को समझते हैं। बच्चों, यहाँ 3 स्थितियाँ हैं। हम एक एक करके सभी स्थितियों के सवाल समझते हैं। सर्वप्रथम, यदि हमें किसी पूर्ण संख्या से किसी दशमलव संख्या को भाग करना है, तब हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और भागफल में दशमलव को उसी स्थान पर रखा जाता है जैसा कि भाज्य दशमलव संख्या में होता है। उदाहरण के लिए आप लिखिए, सवाल साथ साथ लिख रहे हैं आप। 12.4 भाग 2। अब पहले 124 भाग 2 कीजिए, आपको मिलेगा 62। प्रश्न में दशमलव संख्या में दशमलव के दाईं ओर 1 ही अंक है, अतः भागफल में भी इसे इसी प्रकार रखेंगे और हमें प्राप्त होगा 6.2। बच्चों, दूसरी स्थिति में जब दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 इत्यादि से भाग करना हो, तब दशमलव को बाईं ओर उतने ही स्थान विस्थापित कर देते हैं जितने 1 के साथ 0 होते हैं। जैसे 132.45 को भाग देना हो 100 से, तब दशमलव को बाईं ओर 2 स्थान विस्थापित कर देंगे और हमें प्राप्त होगा 1.3245। बच्चों, एक स्थिति और है जब आपको किसी दशमलव संख्या को किसी दशमलव संख्या से ही भाग करना होता है। इसे बहुत तरीकों से हल करते हैं। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इसमें सबसे पहले दशमलव संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर भिन्न संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया द्वारा सवाल हल कर लेते हैं तथा दशमलव को भिन्न में बदलने की प्रक्रिया में प्राप्त हुए 10, 100, 1000 आदि को आपस में हल कर लेते हैं तथा इन्हीं के अनुसार भागफल में दशमलव का स्थान नियत कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखिए 2.34 भाग 0.2। सबसे पहले इन्हें भिन्न में बदलेंगे तो आपको प्राप्त होगा 234/100 भाग 2/10। अब इन भिन्न संख्याओं को भाग करेंगे और यह आपने कुछ देर पहले ही सीखा है। इस प्रकार आपको प्राप्त होगा 234/100 गुणा 10/2। 234/2 गुणा 10/100। 234 को 2 से भाग करने पर प्राप्त होगा 117 तथा 10/100 को सरल करने पर 1/10 प्राप्त होगा। इस तरह आपके पास 117/10 है, जिसे आप पुनः दशमलव में बदलकर लिख लेंगे 11.7।
बच्चों, इस प्रकार आज हमने भिन्न व दशमलव के सवालों को हल करने के साथ ही गतिविधियों के माध्यम से उनकी अवधारणा को भी समझा। अभ्यास गणित सीखने का मूल मंत्र है। आप इन सभी सवालों का अभ्यास कीजिए, स्वयं हल कर प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। अब वक्त है के विद्यार्थियों के लिए और विषय रहेगा राजनीति विज्ञान पाठ 1 संविधान क्या और कैसे। और इस पर जानकारी देने आ रहे हैं हमारे अध्यापक रमेश चंद्र कुमावत जी। प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, हमें जानकारी है कि देश में शासन का संचालन करने के लिए प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना के अनुसार ही देश में नागरिकों के लिए नियम बनाए जाते हैं। नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसके अनुसार नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बच्चों, हमारे देश का संविधान हमें कुछ अधिकार देता है जिसके अनुसार ही हमें आचरण करना होता है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना होता है। भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में 2 बातों का समावेश किया है, वो है स्वतंत्रता और समानता। बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान की मुख्य अवधारणा स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, हम आज सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है। बच्चों, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव अथवा बंधन रहित अवस्था, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। बच्चों, आपको याद है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपने प्राणों का बलिदान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 या फ्रांस की 1789 की राज्य क्रांति, जिसने यूरोप के इतिहास में 3 प्रकृतियों को जन्म दिया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, सभी का केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली यह अवधारणा मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पैट्रिक हेनरी ने कहा, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता को बहुत ही महत्व दिया है। उन्होंने 2 विकल्प बताए, पहले स्वतंत्रता, दूसरा मृत्यु। बच्चों, आपको बाल गंगाधर तिलक का यह कथन तो याद ही है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अर्थात मनुष्य के जन्म के साथ ही सर्वांगीण विकास हेतु स्वतंत्रता जरूरी है। इतिहासकार रिची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता का अधिकार सबसे आवश्यक अधिकार है। बच्चों, स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे, अर्थात हमारी स्वतंत्रता से दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। विद्यार्थियों, इस प्रकार स्वतंत्रता के 2 विचार हैं, एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्ति युक्त यानी उचित बंधनों का होना। आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले स्वतंत्रता के नकारात्मक नेगेटिव अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। सामाजिक समझौतावादी विचारक होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का अभाव है। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन जे.एस. मिल के द्वारा 1859 में प्रकाशित अपने निबंध स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी में किया गया है।
व्यक्तिवादी विचारक J.S. मिल कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। J.S. मिल का कहना है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बच्चों, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की मान्यताएं इस प्रकार है। नंबर 1, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। नंबर 2, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, अर्थात राज्य के कार्य क्षेत्र का दायरा सीमित होना चाहिए। नंबर 3, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। नंबर 4, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत लाभकारी है। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहां मनुष्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ उचित नहीं है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं, नियमों का पालन करना पड़ता है। मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। बच्चों, अब हम स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। राज्य का कार्य जनता के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। राज्य अपनी सकारात्मक कार्यवाही द्वारा समाज के वंचित लोगों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां पैदा करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का सचमुच में उपयोग कर सके। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक कार्यवाही के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती है। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। मनुष्य के कल्याण के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाए जाए, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। बच्चों, अब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है। नंबर 2, स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। नंबर 3, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना बेकार है, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। नंबर 4, स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। नंबर 5, स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। आइए बच्चों, अब हम स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता का पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का यह रूप प्रकृति प्रदत्त है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व पर्सनालिटी में होता है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही यह स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। रूसो ने इस संबंध में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है
किंतु वह सर्वत्र बंधनों अर्थात जंजीरों में जकड़ा रहता है। अर्थात राज्य के नियम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। सभी समझौतावादी विचारक जैसे होब्स, लोक, रूसो आदि प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। बच्चों, स्वतंत्रता का दूसरा रूप है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली अर्थात लाइफ स्टाइल से संबंधित है। स्वतंत्रता का तीसरा प्रकार है नागरिक स्वतंत्रता। बच्चों, एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण देता है। हमारे देश में यह स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के रूप में संविधान में शामिल की गई है। स्वतंत्रता का चौथा प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। राजनीतिक विचारक गिल क्राइस्ट ने इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताया है। राजनीतिक स्वतंत्रता में प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। बच्चों, स्वतंत्रता का पांचवा प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं एवं परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। यह आर्थिक सुरक्षा भी है। सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने एवं रोजगार की स्वतंत्रता हो जिससे वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। स्वतंत्रता का छठा प्रकार है धार्मिक स्वतंत्रता। इसका संबंध अंतःकरण से है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था एवं आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज के तरीके, संस्थाओं के गठन एवं धर्म के प्रचार की आजादी है। स्वतंत्रता का सातवां प्रकार है नैतिक स्वतंत्रता। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आठवां प्रकार सामाजिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता समानता एवं न्याय की जननी है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समता का अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष समता व समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता है। आइए बच्चों, अब हम स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में बातचीत करते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में आवश्यक है। उनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। यह शर्तें हैं। नंबर 1, व्यक्ति को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होना जरूरी है। नंबर 2, नागरिक निडर एवं साहसी हो। नंबर 3, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना आवश्यक है। नंबर 4, लोकतांत्रिक शासन में ही स्वतंत्रताएं पनप सकती है। नंबर 5, साथी नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना। बच्चों, अब हम स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। दूसरी, अशिक्षा। तीसरी, गरीबी।
तथा संसाधनों का अभाव। चौथी, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। पांचवी, संविधान एवं कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। आइए बच्चों, अब हम समानता की मूल अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेष अधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान उत्पन्न किया है। असमानता का निर्माण मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण होता है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में भी कहा गया है कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। बच्चों, अब हम समानता के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किया जा सके। बच्चों, समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किए जाने की अवधारणा संभव नहीं है। प्रकृति ने सभी लोगों की शारीरिक एवं मानसिक रूप से समान योग्यताएं भी नहीं दी है। लास्की के अनुसार समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। बच्चों, हम अब समानता के आधारभूत तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। नंबर 2, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। नंबर 3, समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण एवं व्यवहार करे। नंबर 4, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। नंबर 5, समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। नंबर 6, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए। बच्चों, अब हम समानता के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समानता का पहला प्रकार है नागरिक समानता। बच्चों, राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके। समानता का दूसरा प्रकार है नागरिक समानता। राजनीतिक समानता, राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता हो। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार है। समानता का तीसरा प्रकार है सामाजिक समानता। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हो, किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो। समाज में सभी को विकास के समान अवसर एवं सहभागिता मिले। समानता का चौथा प्रकार है आर्थिक समानता। यह समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। यह अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं एवं सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। समानता का पांचवा प्रकार है कानूनी समानता। इसका अर्थ है कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का आशय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, जिससे विधि के शासन की स्थापना हो सके।
समानता का छठा प्रकार है अवसर की समानता। राज्य अपने सभी नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करता है। राज्य जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। बच्चों, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। इसी तरह पोलार्ड का कहना है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। बच्चों, व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। वही नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग करने के अवसर ही नहीं मिलेंगे। बच्चों, उम्मीद है आपने ध्यान से सुना और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। भाई, शिक्षावाणी कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए आपकी समता दीदी को अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।